प्लेटो के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने के पश्चात फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु के राजनीतिक विचारों का। अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि अरस्तु पश्चिमी जगत के राजनीति विज्ञान का जनक है, अर्थात पश्चिमी जगत का राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक था जिसे राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वह महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य और विश्व प्रसिद्ध योद्धा सिकंदर महान का गुरु था। देखिए, जो अरस्तु है, अरस्तु को एक एथेंस के विचारक के रूप में जाना जाता है, लेकिन अरस्तु एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता चिकित्सक थे और उसका जो पालन पोषण है वो वैभव और विलासितापूर्ण ढंग से हुआ था। लेकिन 17 वर्ष की आयु तक आते आते जो अरस्तु है वो प्लेटो की जो ख्याति थी, जो प्रसिद्धि थी, उसकी तरफ आकर्षित हुआ, प्लेटो के विचारों की ओर आकर्षित हुआ और वह मकदूनिया से एथेंस में आ गया। एथेंस में प्लेटो की जो संस्था थी अकादमी, उसमें अरस्तु ने प्रवेश ले लिया और 20 वर्ष की आयु तक अरस्तु अकादमी में रहकर प्लेटो के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करता रहा। अरस्तु इतना इंटेलिजेंट था कि उसके बारे में प्लेटो कहता था कि वह अकादमी का मस्तिष्क है, ब्रेन है, यानी कि अकादमी जो उसकी संस्था है, अकादमी का ब्रेन कहता था वो प्लेटो को। इसके अतिरिक्त वो शरीरधारी बुद्धिमता, यानी कि अरस्तु ने अपनी बुद्धिमता के कारण प्लेटो के बहुत नज़दीक आ गया था और अरस्तु को यह पूरा विश्वास था कि प्लेटो अपने बाद उसे अकादमी का प्रधान नियुक्त करेंगे, हेड नियुक्त करेंगे। लेकिन क्योंकि वो विदेशी था, विदेशी होने के कारण अकादमी का प्रधान प्लेटो ने अरस्तु को नियुक्त ना करके उसने अपने भतीजे को उसका हेड बना दिया, जिससे अरस्तु को निराशा हुई और अरस्तु ने अकादमी को छोड़ दिया। अकादमी को छोड़ने के पश्चात अरस्तु का चिंतन है वो स्वतंत्र दिशा की ओर विकसित हुआ और उसने अपने विचारों के माध्यम से प्लेटो के विचारों की तीव्र आलोचना की। लेकिन जब हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि उसके विचारों पर प्लेटो की अमिट छाप थी। देखिए, जो अरस्तु है वो सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी विलक्षण व्यक्ति था। उसे हम राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, लेकिन उसने प्राणी शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और भाषण कला आदि सभी विषयों पर ग्रंथों की रचना की। और जो उसने राजनीति विज्ञान पर ग्रंथ लिखा, उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, उसे राजनीति शास्त्र पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक था। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। यद्यपि प्लेटो ने भी राजनीतिक विचार हमें दिए हैं, लेकिन प्लेटो के राजनीति विज्ञान कल्पना पर आधारित थे। जब हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करते हैं या फिर हम उसके दार्शनिक शास्त्र का सिद्धांत का अध्ययन करते हैं या फिर आदर्श राज्य के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्लेटो है वो कल्पना लोक में ही खोया रहता है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन करेंगे तो अरस्तु हमें एक यथार्थवादी विचारक के रूप में नजर आता है। जहाँ प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी, वो केवल इस बात पर विचार करता था कि आदर्श राज्य कैसे
कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हम अरस्तु के विचारों का अध्ययन करेंगे तो अरस्तु के विचार क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए हैं। यानी कि अरस्तु ने अपने विचारों को जब प्रारंभ किया तो वो हमें यह नहीं बताता कि आदर्श राज्य को कैसे प्राप्त करना है, वो हमें बताता है कि राज्य का जन्म कैसे हुआ और राज्य का जन्म हुआ उसका विकास कैसे हुआ। तो उसके जो विचार हैं वो वैज्ञानिकता के अधिक नज़दीक नज़र आते हैं। इसी संदर्भ में सबसे पहला बिंदु जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स लिखने से पूर्व 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। उसके द्वारा क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप से तथ्य एकत्रित किए गए थे। अभी मैंने आपको जो एक उदाहरण दिया है राज्य के संदर्भ में, ये वो हमें बताता है कि राज्य का जन्म कैसे हुआ, फिर हमें बताएगा कि राज्य का विकास कैसे हुआ, आज जिस राज्य को हम देख रहे हैं उस राज्य तक व्यक्ति कैसे पहुंचा है, वो उनका क्रमबद्ध तरीके से तथ्य पेश करता है। वो कल्पना लोक में नहीं खोता कि राज्य को कैसे एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए या एक दार्शनिक राजा कैसे होना चाहिए। उसे इतिहास का अधिकारपूर्ण ज्ञान था और उसने अपने इस संपूर्ण ज्ञान के आधार पर राजनीति विज्ञान को नवीन दिशाएं प्रदान की। सेकंड जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। प्लेटो ने राजनीतिक विचारों में राजनीति और नीति को एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित किया है, मिलाया है। राजनीति और नीति को अलग नहीं किया। लेकिन जब हम अरस्तु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो अरस्तु राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र दोनों का पृथक पृथक अध्ययन करता है। उसने राजनीति और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है। इस दृष्टि से राजनीति का विज्ञान सही रूप से अरस्तु से ही प्रारंभ होता है। अरस्तु को यथार्थवादी विचारक भी कहा जाता है। जहाँ प्लेटो अपने विचारों में कल्पना में ही खोया रहता है, वहाँ अरस्तु ने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण पेश किया है। उसका एक अपूर्ण गुण संयम या संतुलन का तत्व था। अरस्तु हमेशा अतिशयोक्ति से बचता था। उसने मध्यम मार्ग को अपनाया और इसी कारण से उसके यथार्थवादी विचारों के कारण ये कहा जाता है कि वो राजनीति विज्ञान का जनक है। इसके अतिरिक्त जो अरस्तु की पद्धति थी वो निगमनात्मक नहीं थी। उसने आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किया, जिसका अभिप्राय है कि अरस्तु ने अपने विचारों को लिखने से पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व उसने 158 संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया। उसके पश्चात उसने अपने विचार हमारे समक्ष रखे। उसके विचार कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो कल्पना पर आधारित है या हम व्यवहारिक जगत पर उसको लागू नहीं कर सकते। उसका विद्यमान जो स्वरूप है, उसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ थी वो टोटली वैज्ञानिक पद्धति थी। उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं था, दार्शनिकता का कोई स्थान नहीं था। उसके विचार व्यवहारवादी थे और वो आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति पर आधारित थे। नेक्स्ट बिंदु आता है राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण। ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि उसने राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार के निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। ये सभी आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के चिंतन का विषय है। जिन विषयों को आज से कई सौ साल पहले
अरस्तु ने जिन पर विचार विमर्श किया वो आज भी आधुनिकता को टच किए हुए हैं। इन विषयों का इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में हमें नहीं मिलता। यद्यपि जो अरस्तु का राज्य केवल नगर राज्य था, लेकिन जब हम उसके विचारों का अध्ययन करते हैं तो उसके विचार हमें आधुनिकता के अधिक नज़दीक प्रतीत होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट बिंदु आता है सरकार के अंगों का निरूपण। देखिए, उस समय राजतंत्र था अधिकतर देशों में, लेकिन अरस्तु ने उस समय में भी सरकार के 3 अंग बताए थे और ये 3 अंग थे नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक के रूप में उनका निरूपण किया था। ठीक है, यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कि वो वर्तमान संदर्भ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका थे, लेकिन उस समय में भी अरस्तु ने सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया था और एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन किया था। कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन, जहाँ प्लेटो किसको सर्वोच्च मानता है? दार्शनिक शासक को, और दार्शनिक शासक की सर्वोच्चता के आगे वो कानून को भी बोना सिद्ध कर देता है। लेकिन जब हम अरस्तु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे तो अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया है। अरस्तु का विश्वास था कि कानून सर्वोच्च है। वो संवैधानिक शासन की पर विश्वास करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? संविधानवाद का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के विषय में जो विचार व्यक्त किए हैं उसे बोंदा, ग्रोशियस, बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिनोलॉस्की ने भी अपनाया है। इसके अतिरिक्त लास्ट बिंदु है राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करना। देखिए, फिर मैं इसकी प्लेटो से तुलना करती हूँ कि प्लेटो ने क्या किया? दार्शनिक राजा को संपत्ति से ही वंचित कर दिया, जबकि संपत्ति मनुष्य के लिए एक मुख्य तत्व रहती है। लेकिन अरस्तु ने, जो अरस्तु की राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसने उसे आर्थिक आधार भी प्रदान किया है। उसने हमें बताया कि जो संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप को निश्चित करने में निर्णायककारी तत्व रहा है। इसी तरह जब हम प्लेटो के चाहे दास्ता के सिद्धांत का अध्ययन करें या फिर हम उसके क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करें तो वहाँ उसके हर विचार का आधार कहीं ना कहीं आर्थिक रहा है। अर्थात अरस्तु ने अपनी राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया है। इस कारण से कहा जाता है कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, या उसे पश्चिमी जगत के राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये थे अरस्तु के वो विचार जिस आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद हम अरस्तु के अन्य राजनीतिक विचारों का अध्ययन करें।